हम देख रहे थे कि करंट और वोल्टेज में फेजर रिलेशनशिप किस तरह का है फॉर इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि आई जो फेजर है वो हमारे पास है आई एम बाय √2 एंगल -90 डिग्री। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। आई एम हमारे पास क्या है, वी एम अपॉन √2 इंटू एक्स एल, है ना, डिवाइडेड बाय √2। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है आई एम इक्वल टू, सॉरी, वी एम बाई एक्स एल है, इट्स नॉट √2, वी एम बाई एक्स एल एंड देन √2। ठीक है, ये हमारा है आई एम और यहाँ पे एंगल है -90 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं वी एम बाई √2 इंटू 1/XL और -90 डिग्री। इसको हम जब इमेजिनरी क्वांटिटी के टर्म्स में लिखेंगे इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको पता होगा कि इसे हम -j लिख सकते हैं, है ना, वेयर j को हम क्या लिखते हैं, 1 एंगल 90 डिग्री। ठीक है, माइनस से लगा दिया तो -90 डिग्री हो गया। यहाँ से आपको दिख गया कि जो आई फेजर है वो कितना है, ये वी एम बाई √2 क्या है, वी फेजर, है ना, का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स एल। ठीक है, और -j यहाँ पे लगा हुआ है। तो और थोड़ा एक्सपेंड अगर कर लें इसे, तो लिख सकते हैं कि फेजर v का मैग्नीट्यूड, है ना, डिवाइडेड बाय -j को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एल, मतलब -j को आप 1/j भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसे लिखने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि ये है फेजर v, है ना, क्योंकि अब इसके साथ एंगल 0 लगा सकते हैं, 0 एंगल रेफरेंस। उसको, इस टोटल टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, जो टोटल टर्म है इसको लिख सकते हैं फेजर v, वोल्टेज का फेजर फॉर्म, डिवाइडेड बाय JXL। तो ये हो गया फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसको हम लोग और लिखते हैं फेजर V बाई ZL। ठीक है, अब ये भी फेजर हो गया, ZL भी फेजर हो गया, वेयर ZL, है ना, इज इक्वल टू J टाइम्स XL। इसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस। और सिंपली इम्पीडेंस। ठीक है, जेटल को हम इम्पीडेंस कहेंगे। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया, इसका यूनिट होगा ओमेगा, कि अगर कोई इम्पीडेंस, कोई रिएक्टर है, कोई इंडक्टेंस L है, तो उसके इम्पीडेंस के टर्म्स में अगर लिखना हो जिसका यूनिट ओम है और इम्पीडेंस इज ए फेजर क्वांटिटी, है ना, तो उसे लिखेंगे J साइन लगाकर XL। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा इस तरह का था, ठीक है, अब अगर फेजर के फॉर्म में लिखें, है ना, तो लिख सकते हैं इसको हम फेजर V, जिसका वैल्यू होगा मॉड V एंगल 0 डिग्री, है ना। करंट, इसको भी फेजर के फॉर्म में लिखेंगे,
और यहाँ जो इम्पीडेंस होगा ZL, इसको हम लिखेंगे JXL। तो ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव सर्किट, है ना। अभी तक हम उसको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें V को VT लिख रहे थे, जो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा था, है ना, टाइम के साथ। करंट भी हमें साइनोसॉइडल करंट मिला था, और जो इंडक्टेंस है उसको हमने L लिखा था। अब यहाँ पे ये फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इन फेजर फॉर्म, लिख सकते हैं I करंट इक्वल टू फेजर V बाय Z, फिर Z इज ऑल्सो फेजर, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उतना जो हम ज़्यादा एनालिसिस कर रहे थे टाइम डोमेन में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पे करंट मिल जाएगा आपको, है ना। जिसमें ये था एंगल 0 डिग्री, है ना, और ये Z कितना है, ZL, इसके लिए क्या है ZL भी लिख सकते हैं इसे। तो ZL का मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ अपना एंगल होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ZL को डायरेक्ट लिख सकते हैं JXL, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर से वही आ गया रिजल्ट, एंगल -90 डिग्री। तो ये बिल्कुल क्विक रिजल्ट देगा करंट का। चलिए, तो ये था हमारा प्योर इंडक्टेंस। अब हम देखेंगे सिंगल फेज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सिंगल फेज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो ये हमारा है सर्किट, कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर है, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, है ना। सप्लाई इसी तरह का है, करंट IT, कैपेसिटर है C, यही करंट इसमें जा रहा है। लेट VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा T, और यही इसी को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं एनालिसिस के लिए। ये हमारा रेफरेंस है। अब इसमें हमें करंट का वैल्यू पता करना है ना। तो हम लोग को पता है वी नो I इक्वल टू DQ बाय DT, इतना ही होगा करंट I DQ बाय DT। और Q क्या है, Q है कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज। तो क्या लिखेंगे, D बाई डी टी, Q इक्वल टू होता है कैपेसिटी इंटू VT, है ना, C VT, ये हो जाएगा इतना। और C कैपेसिटी, कैपेसिटेंस वो कांस्टेंट होता है, जनरली हम लोग नॉर्मली कांस्टेंट लेते हैं। सो DVT बाई DT हो गया करंट, तो हम इसको IT भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो होता है जब उसको हम V वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है C dV बाई DT, ये याद रखना है आपको। जैसे इंडक्टर के लिए रखते हैं याद कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L di बाई DT, उसी तरह से करंट थ्रू कंडक्टर C dV बाई DT, ये याद रखना है आपको। तो C d बाई डी टी, वोल्टेज कितना है VM साइन ओमेगा T। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो C इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा और VM भी बाहर रहेगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा T।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वी एम इंटू ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। इसको आपको रेफरेंस वाले क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि रेफरेंस हमने लिया है वोल्टेज को और वो साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन का है, और करंट जो आया है वो कोसाइन है। तो दोनों को एक टर्म में करेंगे तब हमें एंगल में कंपैरिजन करने में आसानी होगी। सो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, है ना। थोड़ा और एक्सपैंड जब इसे करें हम आई टी इक्वल टू, तो लिख सकते हैं वी एम डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा सी, सेम ही चीज़ होगा, है ना, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब ये उसी तरह का टर्म आ गया, कैसा, ये आ गया वी एम बाय एक मिनट, हाँ, ये आ गया वी एम बाय, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स सी, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो हम इसे कहेंगे आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, वेयर एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ये आपको याद रखना है। रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो करंट है आई टी वो प्लस 90 एंगल के साथ है, इसका मतलब 90 डिग्री से लीड कर रहा है। -90 होता तो 90 डिग्री से लैग करता, जैसे हम इंडक्टेंस के केस में देखें, यहाँ पे 90 डिग्री से लीड करेगा। तो अब डायरेक्ट हम फेजर डायग्राम अगर देखें, चलिए इसको हम क्या करते हैं कि फेजर फॉर्म में लिख लेते हैं ना, फेजर में एनालिसिस करना ज़्यादा आसान है। तो इन फेजर फॉर्म वोल्टेज, है ना, वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, वी, फेजर फॉर्म में वी एम बाई √2 और एंगल 0 डिग्री क्योंकि रेफरेंस है। करंट कितना लिखेंगे फेजर फॉर्म में, आई एम बाई √2 इंटू एंगल कितना प्लस 90 डिग्री, यहाँ से दिख रहा है ना। तो अब इस करंट वाले इक्वेशन को देखिए, आई एम कितना है, वी एम बाई, ये √2 तो इधर है, ये है एक्स सी, है ना, और प्लस 90 डिग्री। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वी एम बाई √2 बाई एक्स सी, और ये हो गया प्लस 90 को क्या लिखेंगे, जे, है ना, जे इक्वल टू 1 एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, एक्स सी का मतलब 1/ओमेगा सी देखा हमने, चलिए 1/ओमेगा सी तो आपको याद रखना है। वी एम बाई √2 ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर वी, जो आरएमएस वैल्यू होता है वोल्टेज, डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -j एक्स सी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री के साथ, है ना, कोई चेंज नहीं है दोनों में, दोनों सेम ही अभी भी है। तो हम फेजर करंट को लिख सकते हैं फेजर वी, है ना, वी डिवाइडेड बाय जेड सी, ये भी फेजर हो गया, जैसा हम इंडक्टेंस के केस में देखे थे। फिर जो जेड सी है
है ना, इज इक्वल टू माइनस जे एक्स सी। ये हो गया कैपेसिटिव इम्पीडेंस। और सिंपली इसको इम्पीडेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का सर्किट है ना, कैपेसिटर और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो अगर फेजर फॉर्म में देखें तो ये तो फेजर V कितना हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री, और इसमें जो करंट जाएगा वो होता है फेजर I। और कैपेसिटर को आप कैसे लिखेंगे, जेड सी माइनस जे एक्स सी, इस तरह से लिखेंगे, जिसका वैल्यू पता है आपको, माइनस J1/ओमेगा C, है ना, ये पता है। तो आई यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, V/ZC। अब अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन देखा आपने, अभी तक नहीं देखे, वोल्टेज अगर रिफरेंस आपका है, ये है वोल्टेज फेजर जिसका वैल्यू है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब रेफरेंस, तो इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ आपका हो जाएगा आई फेजर, है ना, ये है 90 डिग्री लीड करता हुआ। तो करंट इन कैपेसिटर लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कैपेसिटर के लिए। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कहीं भी कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर दिया हुआ है, तो उसका इम्पीडेंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस जे एक्स सी, या ए लिखेंगे माइनस J1/ओमेगा C इसके जगह पे, और इसको फेजर फॉर्म में ही एनालिसिस कर देंगे बिल्कुल आसानी से इस तरह से। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटिव इम्पीडेंस कितना होता है, ठीक है। तो फेजर फॉर्म में इसका एनालिसिस होगा। फेजर फॉर्म में एनालिसिस का मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम एनालिसिस करेंगे, है ना, ट्रांजिएंट की बात नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर इंडक्टेंस की बात करें, है ना, तो इंडक्टेंस है तो इंडक्टिव इम्पीडेंस को आपको लिखने आना चाहिए, कितना होता है, JXL, है ना, वेयर XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं L को इन फेजर फॉर्म, है ना, या कहीं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन J⍵L लिखेंगे। और वोल्टेज को फेजर में आपको बनाने आता है, तो करंट में फेजर फॉर्म ऑफ करंट आपको मिल जाएगा, जो आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सीरीज RL RC, ये सब सर्किट को देखें, ठीक है। थैंक यू।